युद्ध जो है वो मानवता के विकास के लिए बहुत जरूरी है। भारत का पहला युद्ध अगर किसी से होगा तो वो बांग्लादेश से हो। दूसरी बात मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जिस दिन हिंदू पॉपुलेशन वहां से खत्म हो जाएगी, अलग हो जाएगी, इधर आ जाएगी या कन्वर्जन हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी, उसके बाद सबसे खतरनाक देश अगर कोई होगा इस पृथ्वी पर वो बांग्लादेश होगा। एक ही हल हो सकता है कि भारत सरकार अपनी सेना भेजकर और एक नया देश बनाए, हिंदुओं के लिए देश बनाए, जहां वो सुरक्षित रह सके। कहने को 2.5 करोड़ हिंदू है, 3 करोड़ हिंदू है, लेकिन निशस्त्र है, ना उनको कोई सहयोग है, इसलिए वहां बार बार बड़े बड़े हत्याकांड होंगे, कन्वर्सन होगा। और अभी भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि वहां बहुत शांति से कत्ल किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं और उसको शो नहीं होने दिया जा रहा। वहाँ जो शव यात्रा होती है तो शव यात्रा में सामान्यतः अब जब जाते हैं तो राम नाम सत्य करते हैं। वहाँ फरमान जारी कर दिया गया कि अब आप शव यात्रा के साथ राम नाम सत्य नहीं बोलेंगे। नोआखली हत्याकांड के पूर्व ही बहुत सुनियोजित रूप से बड़ी संख्या में हाथों में हथियार लेकर के मुसलमान निकले और जो रास्ते में मिलता गया उसकी हत्या करते गए। बड़ा हत्याकांड हुआ। उस हत्याकांड के बाद फिर एक हत्याकांड हुआ, लेकिन हिंदू वर्ग जागा नहीं। ये 2 हत्याकांड हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान में जाना स्वीकार किया। इतनी गहरी निद्रा जो बंगाली हिंदुओं में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चिंतामणि मालवी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और विधायक आलोट, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बंगाल में हो रही घटनाओं ने हम सबको बहुत उद्वेलित किया है। पहले पश्चिम बंगाल और अब बांग्लादेश। पूरे क्षेत्र में जो तशद्दुद, जो उपद्रव, जो सांप्रदायिक दंगे, जो सुनियोजित षड्यंत्र, और मुझे लगता है कि यह जिनोसाइड तक जाएगा। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि बंगाल की समस्या पर बात करें, क्योंकि अब बांग्लादेश शामिल हो गया, इसलिए अब संयुक्त बंगाल की समस्या पर बात की आवश्यकता बहुत दिनों से लगी। क्योंकि बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है जिसने एक तरफ बहुत बड़ा हिमालय है, समुद्र है, इधर से भारत की विस्तीर्ण भूमि है, तो उसका जो जियो पॉलिटिकल नेचर है वो ऐसा है कि उसने कभी बहुत बड़े युद्ध नहीं देखे। और नित्शे नाम का एक दार्शनिक है जो कहता है कि युद्ध जो है वो मानवता के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और ये देखने में भी आता है, अगर तर्क की बात करें, तथ्यों की बात करें, तो हम देखते हैं कि जापान पर तो परमाणु बम गिरा, लेकिन जापान उठ खड़ा हुआ और आज जिन देशों ने युद्ध नहीं लड़ा उनसे बहुत आगे है। जर्मनी तो पूरी दुनिया में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्धों का केंद्र था। हम देखते हैं कि वो बहुत आगे है। ऑटोमन साम्राज्य का वो हिस्सा जिसे आज हम इजराइल कहते हैं, पैलेस्टाइन कहते हैं, या वो, चूंकि इजराइल ने युद्ध देखा 47 में ही, और इसलिए हम देखते हैं कि वहां भी विकास है। जो देश युद्ध में गए उन्होंने विकास किया, क्योंकि युद्धों का जो स्वाभाविक एक उपलब्धि होती है, अवदान होता है कि पूरा राष्ट्र जागृत होता है और पूरी ताकत के साथ एक एक जन, एक एक व्यक्ति देश के निर्माण में लग जाता है, और हम देखते हैं कि बहुत विकास होता है, तो हुआ है। यद्यपि हम यह भी जानते हैं कि केवल द्वितीय विश्व युद्ध में 60 लाख यहूदी मारे गए। मारे जाने वाले जो संख्या है वो करीब 3 करोड़ से ज्यादा है, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए, यह भी सत्य है। लेकिन विकास उसके बाद जहां हुआ वो जगह थी जहां युद्ध भी हुए। तो बंगाल ने कभी युद्ध नहीं देखा, एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा ये है कि बंगाली नेवर लर्न, वो कभी सीखते नहीं। और मैं इतिहास में पूरा गया, इसलिए वो लोग इतने गाफिल रहे, इतने निश्चिंत रहे हमेशा, कि
जो मेरे लिए हमेशा एक क्यूरियोसिटी का विषय था, और अपनी क्यूरियोसिटी खत्म करने के लिए फिर मैंने कई बंगाल पर किताब पढ़ी। एक किताब ये बहुत अच्छी है, लैंड ऑफ टू रिवर्स। इसमें प्रारंभिक उसमें किस तरह इस्लामिक इन्वेडर्स वहां पहुंचे उसका है। दूसरा ओम नागपाल की किताब बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल रिलेशन। वो बंगाल के लिए बांग्लादेश और भारत के राजनीतिक मुद्दों पर बड़ी गहराई से, गंभीरता से बात कर रहे हैं। वो समस्या चूंकि बड़ी जातिवाद की समस्या भी है, बंगाल में जिस तरह का सामाजिक व्यवस्था है, अंधकार भी है, और इसलिए हमें जोगन्नाथ मंडल की भी बात करना पड़ी, डॉक्टर अंबेडकर और जोगन्नाथ मंडल। और इन तमाम मुद्दों को मैंने खंगालने की कोशिश की। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि इतना निश्चिंत, इतना गाफिल क्षेत्र है कि बख्तियार खिलजी 1201 में केवल 18 घुड़सवारों के साथ सीधे वहां की राजधानी पहुंचा। केशव सेन जो वहां के राजा थे, उनके राजमहल पर हमला कर दिया। और मजे की बात है कि केशव सेन बड़ा हमला जान करके राजमहल छोड़ करके चले गए। उसके बाद थोड़े समय फिर सेन डायनेस्टी रही, लेकिन खिलजी वंश ने वहां स्थापना की 1201 में। उसके पहले भी कुछ इन्वेडर्स थे, लेकिन खिलजी से प्रारंभ हुआ। और वहां इतनी बड़ी सीमा में कन्वर्जन क्यों हुआ, ये भी मैंने विश्लेषण किया। तो कन्वर्जन इसलिए हुआ कि एक तो जो सूफी थे, सूफी संतों ने वहां बड़ा काम किया, बड़ा जो है बड़ी संख्या में कन्वर्जन किए। हिंदुओं में जो जातिवाद था, तो नीची जाति के लोगों ने बहुत जल्दी कन्वर्सन में चले गए, समानता की आशा में। और वहां के लोगों ने भी कभी कोई प्रतिकार नहीं किया। बुद्धों की वहां संख्या थी, और बौद्ध भी बहुत जल्दी कन्वर्ट हुए। आज भी जो चटगांव का एरिया है वो बौद्ध बहुल एरिया है। बौद्ध भी बहुत जल्दी वहां कन्वर्ट हुए। और एक बार एक मार्जिनल संख्या होने के बाद फिर धीरे 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 उनमें कट्टरता आती चली गई। और हम देखते हैं कि फिर बंगाल का विभाजन हुआ 2005 में, फिर 47 में बांग्लादेश की मांग हुई। लेकिन वहां का हिंदू समाज कितना गाफिल है, ये इस बात से अनुमान होता है कि जब सन 1946 में डायरेक्ट एक्शन हुई, तो डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम लीग ने पंजाब में नहीं की। पंजाब में यद्यपि बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी थी, बहुत लंबे समय तक उन्होंने शासन किया था, लेकिन पंजाब में उन्हें मालूम था कि जवाब मिलेगा। हिंदू सिख जो है वो तुरंत जवाब देंगे, वो अपने हाथी हथियार लेकर के चलते हैं। उन्होंने राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या थी मुसलमानों की, उन्होंने वहां डायरेक्ट एक्शन नहीं किया। उन्होंने सिंध में डायरेक्ट एक्शन नहीं किया। डायरेक्ट एक्शन यदि कहीं किया तो पश्चिम बंगाल में किया। और वहां नोआखली हत्याकांड के पूर्व ही बहुत सुनियोजित रूप से, क्योंकि चुनाव हो गए थे प्रांतीय असेंबलियों के, और उन प्रांतीय असेंबलियों ने वहां पे मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री थे सोहरावर्दी, और सोहरावर्दी ने बहुत सुनियोजित रूप से उस दिन छुट्टी रखी। पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल पहले ही ले लिया गया, पुलिस हटा दी गई, और बड़ी संख्या में हाथों में हथियार लेकर के मुसलमान निकले, और जो रास्ते में मिलता गया उसकी हत्या करते गए, काटते गए। कोई बर्तन बना रहा था तो बर्तन बनाते बनाते ही उसकी गर्दन काट दी। कोई दुकान चला रहा था, दुकान में घुस के मार दिया। एक बड़ा हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड के बाद फिर एक हत्याकांड हुआ, लेकिन हिंदू वर्ग जागा नहीं। ये बात और है कि गोपाल पाठा के नेतृत्व में जब हिंदुओं ने प्रतिकार करना शुरू किया, तो फिर महात्मा गांधी पहुंचे और हिंदू मुस्लिम सद्भाव की बात करने लगे, और शांति के लिए उपवास किया, और भंगी बस्ती में ठहरे, और ये सब उन्होंने किया।
लेकिन अब जब 46 में इतना बड़ा हत्याकांड होता है, मुस्लिम लीग के लोग मारते हैं, लेकिन 47 में जब देश विभाजन होता है तो जोगेंद्र नाथ मंडल के नेतृत्व में बहुत बड़ा दलित वर्ग अपने क्षेत्र को वोटिंग में हिस्सा लेकर के और उन्होंने पाकिस्तान में मिलवाया। बारीसाल और ऐसे कई जगह है जहां मतलब बड़े शहर जैसे वो बांग्लादेश में इसलिए चले गए कि जोगिंद्रनाथ मंडल ने सभी अनुसूचित जाति के मित्रों से या अनुसूचित जाति के लोगों से आह्वान किया कि वो मुस्लिम लीग के लिए वोट दें। जो इलाके वहां गए, जस्सो और खुलना, फरीदपुर, बारीसाल और ये सारा क्षेत्र, सिलहट, ये पाकिस्तान में चला गया। वोटिंग हुई क्योंकि उस समय जब देश विभाजन हुआ तो 3 तरह का क्षेत्र था। एक क्षेत्र प्रिंसली स्टेट्स था, जो राजस्थान में या जैसे भोपाल है या हैदराबाद है, या ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिसके राजा थे वो एग्जिस्ट करते थे, उनके पास सेना का अधिकार नहीं था, वित्तीय अधिकार नहीं था, लेकिन बाकी उनका मान सम्मान और उनके अधिकार, उनके महल सब थे, उनके सेवा चाकरी, उनको पैसा मिलता था, तो वो अपने राज्यों को किसी में मिला सकते थे, ये स्वतंत्रता दी गई थी। एक ब्रिटिश टेरिटोरी थी, तो ये जो बंगाल था ब्रिटिश टेरिटरी में था, तो वहां मतदान हुआ कि कौन जो है किस क्षेत्र में जाना चाहता है। तो वहां के हिंदुओं ने जोगिंद्रनाथ मंडल के लिए, वहां के दलितों ने, अनुसूचित जाति के लोगों ने पाकिस्तान में जाना जो स्वीकार किया। और हम देखते हैं कि उसके बाद उनके साथ भी जो नाइंसाफियां हुई, फिर खुद जोगिंद्रनाथ मंडल, यानी जो गाफिल रहने का वो है, वो आश्चर्यजनक यहाँ तक है कि आप देखिए कि 2 हत्याकांड हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान में जाना स्वीकार किया। इतनी गहरी निद्रा जो बंगाली हिंदुओं में, आज भी बंगाल में यदि समस्या है तो बड़ी समस्या यह है कि बंगाली हिंदू अपने को बंगाली अस्मिता के साथ जोड़ता है और उसमें वह मुसलमानों को भी शामिल करता है। यह भी एक बंगाली पहचान है, लेकिन बंगाली मुसलमान तो स्वाभाविक रूप से इस्लाम इसे स्वीकार नहीं करता। अगर कोई भाई भी या पिता भी यदि मुसलमान नहीं है तो फिर वो दुश्मन है इस्लाम के अनुसार। तो हम देखते हैं कि उन्होंने उम्मा को महत्व दिया, उन्होंने अपने मजहब को महत्व दिया और इन्होंने बंगाली अस्तित्व को महत्व दिया। यही कारण है कि आज भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए, आज 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए लगभग इस देश में है। इसलिए जैसे ही एनआरसी की बात आती है, जैसे ही एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात आती है, सब तिलमिला उठते हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच 2500 किलोमीटर की सीमा रेखा है और यह जो सीमा है यह बाढ़ से ढकी हुई सीमा नहीं। अभी कुछ बाढ़ जरूर लगी, लेकिन इतने समय तक बाढ़ नहीं, वो हो भी नहीं सकती। कई जगह तो ऐसे है कि गांव, आधा गांव इधर हो गया, आधा इधर हो गया, नदी बीच में बह रही है, दोनों तरफ वेशभूषा और भाषा भी एक जैसी है। और अब इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ गए हैं और पूरा जो हमारा सीमा का एरिया है उसमें इतनी बड़ी संख्या में बस गए हैं कि कहाँ भारत खत्म होता है और कहाँ बांग्लादेश शुरू होता है, ये अगर जानना हो तो केवल बीएसएफ की उपस्थिति बताती है कि बीएसएफ जहाँ उपस्थित है इसका मतलब ये भारत का हिस्सा है और इधर आगे बांग्लादेश है। क्योंकि दोनों तरफ मुस्लिम घुसपैठी है, इधर मुस्लिम है घुसपैठी है, उधर बांग्लादेशी मुसलमान है, तो अंतर करना मुश्किल है। पहले बीएसएफ की जो सीमा थी, मतलब उनका अधिकार क्षेत्र था, वो किसी को भी पकड़ करके वापस डिपोर्ट कर सकते थे, वो 20 किलोमीटर थी। अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे 50 किलोमीटर किया है और इसका बहुत विरोध आम आदमी पार्टी ने भी किया और ममता बनर्जी ने भी किया। अब बीएसएफ 50 किलोमीटर दूर से भी निकाल करके और उसे वहां भेज सकती है, तो इनका विरोध किया। और इसलिए हम देखते हैं कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप अनुमान लगाइए कि कितना गहरा संकट आज हमारे यहाँ है कि करीब 10 लाख की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में बसे थे, बस्तियां बसा करके, और बड़ी संख्या थी, लेकिन एक ही स्थान पर इतने थे।
अब वो वहां नहीं है। रोहिंग्या की समस्या बांग्लादेश में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे जो रोहिंग्या है वो बहुत सुनियोजित रूप से भारत में भेज दिए गए। कोई सीमा पर कोई रुकावट नहीं, बीएसएफ है, लेकिन बीएसएफ की स्थिति बगैर नाखून और बगैर दांत के शेर जैसी है। क्यों ऐसी है? क्योंकि कांग्रेस ने एक नॉन लीथल ट्रीटी की हुई है बांग्लादेश के साथ, मनमोहन सिंह ने की। इस नॉन लीथल ट्रीटी के तहत सीमा पर बीएसएफ गोली नहीं चला सकती, उसे केवल डंडे से काम लेना होता है। और इतनी बड़ी सीमा पर भय के बगैर सुरक्षा नहीं की जा सकती। अब चूंकि बीएसएफ गोली नहीं चला सकती, तो वहां के जो तस्कर हैं, पशु तस्कर है, अनाज तस्कर है, और जो अन्य सोना चांदी, बहुत सारी तस्करी तरह तरह की होती है, तो तस्कर जो है वो उनकी सीने पर आकर के खड़े हो जाते हैं और हमारी बीएसएफ गोली नहीं चला सकती। इसके कारण घुसपैठ और ज्यादा बढ़ी है। मेरा, क्योंकि यह इतना विस्तृत विषय है कि इसकी पूरी व्याख्या बहुत आवश्यक है और देश को भी बंगाल पर सोचना चाहिए। क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन है, मैंने प्रारंभ में युद्ध की बात की, भारत का पहला युद्ध अगर किसी से होगा तो वो बांग्लादेश से होगा। बांग्लादेश से इसलिए होगा कि वहां के हिंदुओं को लड़ने का अभ्यास नहीं है, वो चारा बन गए। और अब चूंकि जो शासन बांग्लादेश में आ गया है वो तालिबानी शासन आ गया है, वो आईसिस 2 है। अब वहां जिनोसाइड होगा। और अभी भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि वहां बहुत शांति से कत्ल किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और उसको शो नहीं होने दिया जा रहा है। अब आप बताइए कि वहां का हिंदू बहुत मुश्किल है रहना। अभी परसों की बात है कि वहां जो शव यात्रा होती है, तो शव यात्रा में सामान्यतः अब जब हम जाते हैं तो राम नाम सत्य करते हैं। वहां फरमान जारी कर दिया गया कि अब आप शव यात्रा के साथ राम नाम सत्य नहीं बोलेंगे, अब शव यात्रा के साथ आपको अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। कदम कदम पर उनके साथ मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं। अब केवल इतना नहीं, आने वाले कुछ समय बाद उनको क्रिमेशन पर भी रोक लगा दी जाएगी कि भाई आप अपने शव जलाएंगे नहीं, उन्हें गाड़ना होगा। और पहले जब सिखों का जो मिलिटेंट स्वरूप है वो सामने आया, दशम गुरु ने सिख पंथ की स्थापना की और सैनिक संतों की संकल्पना की, उसके पहले तो कई लोगों को गाड़ना पड़ा था पंजाब में। और मैं बंगाल के साथ पंजाब पर आ गया, क्योंकि वो समस्या सब जगह एक ही जैसी है, क्योंकि उनकी प्रेरणा एक है और वो प्रेरणा पूरे विश्व में एक है, उनकी अपनी मजहबी किताब। तो वो जो आईसिस करता है वही पंजाब में भी किया, और आज नहीं, सैकड़ों साल पहले किया। तो जब बंदा बहादुर ने फिर से मिसले गठित करके और वापस उन इलाकों को, उनका जो आतताईपन कम किया, नवाब को जीता सरहिंद के, और जो भी कुछ किया, तो वहां बहुत सारे लोगों ने अपने जो परिवार के लोग थे उनके शव वापस निकाले और उनका अंतिम संस्कार किया। ये समस्या वहां आएगी। अब बार बार, चाहे वहां कहने को 2.5 करोड़ हिंदू है, 3 करोड़ हिंदू है, लेकिन निशस्त्र है और लड़ने का ना मादा है ना उनको कोई सहयोग है, और इसलिए वहां बार बार बड़े बड़े हत्याकांड होंगे, हिंदुओं का जीना मुश्किल होगा, कन्वर्सन होगा, और ये अनरेस्ट भारत तक आएगा। इसलिए इस समस्या का समाधान केवल यही है कि भारत सरकार हस्तक्षेप करे और जो हिंदू पॉपुलेटेड एरिया है, बाकी जगह बुला करके 3 या 4 जिले जो भारत से लगे हो, या 5 जिले, उनको हिंदू बहुल करके एक अलग देश की स्थापना करें, जैसे सन 1971 में पाकिस्तान के
आक्रमण से बचाने के लिए पाकिस्तान में, जब वो ये पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान वो इतनी दूर था, वो एक अलग किस्सा है। मैं उसको एक अगले एपिसोड में जरूर ये बात करूंगा कि किस तरह 71 का युद्ध हुआ, कैसे पाकिस्तान में चुनाव हुआ, कैसे मुजीबुर रहमान जो है वो चुनाव जीत गए, लेकिन याहिया खान ने उन्हें सत्ता नहीं सौंपी, कैसे भुट्टो ने अपना रोल किया और कैसे मिलिट्री उतार दी, और मिलिट्री ने क्या अत्याचार किए। तो मिलिट्री ने लाखों लोगों को, 10 लाख लोग मार दिए बंगाल के, उसमें ज्यादातर हिंदू थे, महिलाओं को बलात्कार किया। तो जो अत्याचार पाकिस्तान ने बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं के साथ किए थे या बंगालियों के साथ किए थे, वही अत्याचार, बल्कि उससे भी ज्यादा अब बंगाली हिंदुओं को सहना है। और उसका एक ही हल हो सकता है कि भारत सरकार अपनी सेना भेजकर और एक नया देश बनाए, हिंदुओं के लिए देश बनाए, जहां वो सुरक्षित रह सके। दूसरी बात मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जिस दिन हिंदू पॉपुलेशन वहां से खत्म हो जाएगी, अलग हो जाएगी, इधर आ जाएगी, या कन्वर्जन हो जाएगी, या नष्ट हो जाएगी, उसके बाद सबसे खतरनाक देश अगर कोई होगा इस पृथ्वी पर, तो वो बांग्लादेश होगा। सीरिया और जो तमाम जहां बहुत बड़े संघर्ष चलते रहे, उन सबसे भी बड़ा केंद्र जो है वो हिंसा का बांग्लादेश होगा। और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा। बड़े कदम लेकर के इस समस्या का कोई समाधान देश को करना चाहिए, और हस्तक्षेप, पुलिस हस्तक्षेप और मिलिट्री हस्तक्षेप की जरूरत बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।